बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेंटर में खुश आमदीद। आज कई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक नए प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। इस पर हम बात करेंगे और साथ साथ आज आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि सियासत का खेल है, नवाज़ शरीफ की बेल हो चुकी है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो आजकल एक रेल में है। और ये जो उनका सफ़र है ये है तो ट्रेन में, लेकिन इसकी जो आवाज़ें हैं वो अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई हैं। दूर दूर से आवाज़ें इसकी आ रही हैं और कल से लेकर अब तक कुछ अहम और बड़ी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ये जो मूव है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, इसे हल्का नहीं लिया जा रहा। और इसके अलावा नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को क्या पैगाम दिया गया है, ये सारी आज हमने आपको बातें बतानी हैं। और इसके लिए हम अपने पैनलिस्ट की जानिब जाएंगे। सबसे पहले ज़रा मैं मियाँ शाहिद की तरफ जाऊँ। मियाँ शाहिद, हम समझ रहे थे कि शायद जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि जी ये तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल मूव है, ठीक है जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो ट्रेन मार्च कर रहे हैं, 4 अप्रैल को जाके ये आखिरी स्टेशन पे रुक जाएगी। और इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की जो बेल हो गई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 हफ्तों की बेल है। लेकिन खलबली मची हुई है बाज़ हल्कों में। सलमान, बिल्कुल बाज़ हल्कों में खलबली मची हुई है। कल से लेकर आज तक जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही है। आज बड़ी खबर ये है कि नैब में चेयरमैन नैब ने जो है वो एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें रावलपिंडी के डीजी जो इरफान मंगी हैं उनको बुलाया गया, उनकी 17 रुकनी टीम जो है उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि सारे काम छोड़ दें, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पसे पुष्ट जो है वो डाल दी जाएं और सिर्फ एक काम किया जाए। उसमें उन्होंने कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स जो हैं वो केस को जो है वो फौरी तौर पर इस पर शुरू कर दिया जाए, दिन रात इस पर एक कर दिया जाए और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं और तमाम शवाहिद जो हैं वो उनको इकट्ठा किया जाए। कोई सकम नहीं रहना चाहिए, जो नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ के केसेस में सकम रह गए थे वो भी ना रहें और नाकाबिले तरदीद जो है वो केस बनाया जाए। आज ये अहम मीटिंग हुई और इस अहम मीटिंग के बाद ये टास्क सौंपा गया है, जिसके बाद ये 17 रुकनी टीम का एक ही काम रह गया और वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस और दूसरा जो है वो जाली अकाउंट केस पर जो है वो काम करना। और इस काम के हवाले से तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर वसाइल जो हैं वो बुरेकार लाने का कहा गया है। दूसरा, चेयरमैन नैब ने सिक्योरिटी इदारों से मदद मांग ली है कि आइंदा जो पेशी होगी 10 दिन बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और आसिफ अली ज़रदारी की, उसमें जो है वो मदद दी जाए और ऐसे इंतजाम किए जाएं कि वहाँ पर कोई ज्याला ना आ सके, वहाँ पूरा इलाका जो है उसमें जो परिंदा पर ना मार सके और किसी किस्म का जो है वो वहाँ पर जो सिक्योरिटी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो देने की जो है मदद मांगी है और इदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करा दी है। और ये भी कहा गया है कि इससे पहले अगर कोई ऐसी मूव हुई कि वहाँ पर कोई जुलूस आएंगे या जेलों का आने का प्रोग्राम होगा तो मुकामी क़यादत को गिरफ्तार भी किया जाएगा। आज जो कल जो ट्रेन मार्च कल का हो रहा है, खालिद साहब एक पॉइंट ले लें। बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने पूछना चाहता हूँ मैं मियां शाहिद आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आया बिलावल भुट्टो को और आसिफ अली ज़रदारी को नैब ने जो दोबारा तलब करना था उसके लिए नैब समन कर चुकी है? जी मियां शाहिद। खालिद साहब अभी समन नहीं हुए, लेकिन आज जो मीटिंग हुई उसमें ये सामने आया कि उनको दोबारा जो तलब करना है और इसका मतलब है कि उनको दोबारा तलब किया जाएगा, क्योंकि जो मदद मांगी गई है सिक्योरिटी इदारों से वो यही कह के मांगी गई है कि अगली जो पेशी होगी उस पर ऐसे इंतजाम किए जाएं कि वहाँ पर कोई ज्याला, कोई कारकुन ना आ सके। तो इसका मतलब यही है कि अगला समन जो है वो होने वाले हैं, क्योंकि जो आज कल से आज तक मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। आज बाकायदा इस हवाले से मीटिंग की गई और बाकायदा ये इजलास में तय पाया गया कि बाकी तमाम केसेस को जो है वो पसे पुष्ट डालकर इस केस पर फोकस किया जाए और उनको दोबारा अगर लग तो यही रहा कि दोबारा समन होंगे, क्योंकि समन होंगे तो फिर मदद मांगी गई है। आज जो पेशी हुई थी इनकी कायम अली शाह की, उनसे भी जो उनसे सवाल पूछे गए, 40 मिनट तक उनकी तफ्तीश हुई, उनसे ठट्ठा शुगर मिल पे और दादू शुगर मिल पे उनसे भी यही, उनको भी तहरीरी जवाब ही दिया, सवालात जो हैं वो दिए गए हैं, कुछ सवालात ज़बानी तौर पर पूछे गए हैं। 10 रोज़ का टाइम उनको भी मिला है और नैब जो है वो दोबारा पेशियाँ एक दफ़ा दोहराने का मूड जो है वो रखती है। यही वजह है कि आज जो सारा का सारा फोकस करने का कहा गया वो इसी 2 केसेस पर कहा गया। ठीक है इमरान, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस है वो अब ज़रा नवाज शरीफ साहब से थोड़ा हट गया है, कम हो गया है और अब सारा फोकस आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर है।
नहीं देखें, जरदारी जो बारी आई है नवाज़ शरीफ साहब के बाद, वो जरदारी साहब की आई है। और खुलबली जो आपने कहा, खुलबली तो मची हुई है। आज जैसा कि हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नैब की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ तशरीह भी की है नैब के इख्तियारात की, और कि अगर उसके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो बग़ैर इत्तला के गिरफ़्तार कर सकते हैं। इससे भी खुलबली मची है, इस तशरीह से। पिछले दिनों ख़ासे एतराज़ात हुए नैब पर, और फिर वज़ीर आज़म ने भी ख़ुद कहा कि छोटे मोटे जो केसेस हैं उनको छोड़ के बड़े केसेस पर हाथ डाला जाए। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और जो बेनामी अकाउंट्स हैं, जाली अकाउंट्स हैं, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को इसके हवाले से ख़ासी जो है मुश्किलात का सामना है। FATF में पाकिस्तान को जवाब देने पड़ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। सिर्फ कालेदम तंजीमों की मनी लॉन्ड्रिंग पर फोकस नहीं है, जो भी जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने भी बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए, अगर जिस अकाउंट से जैसा बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरे नाश्ते को भी पकड़ लिया, मेरे नाश्ते के भी, मेरे बर्थडे के भी अखराजात अगर बेनामी अकाउंट से, तो भाई अगर बेनामी अकाउंट से या जाली अकाउंट से 1 रुपया भी खर्च हो रहा है, बिलावल भुट्टो कर रहे हो तो गलत है ना। उस पर छोटे मोटे मामला में क्यों पकड़ रहे हो, कोई बड़ा मामला डालो ना। शायद ये 3 करोड़ 70 लाख का जो मामला है लग्जरी गाड़ियों का, वो भी छोटा मोटा है उनके लिए। इमरान, उन अकाउंट सलमान, उन अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की। यही नहीं है कि सिर्फ इनके अखराजात हुए, बल्कि उन केसेस में उन अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। तो अब ये जो घेरा है ये तंग होता जा रहा है। और सवालात जो दिए थे जरदारी साहब और बिलावल साहब को, इसीलिए दिए थे कि जवाब दें, वापस आएंगे। पूरी तफ्तीश तो नहीं हुई है अभी पेशी होगी, संबंध भी हो जाएंगे, उसके बाद वजीर आला भी पेश होने हैं, साबिक वजीर आला भी पेश होने हैं। ठट्टा शुगर मिल, दादू शुगर मिल में साबिक वजीर सनत तिजारत रऊफ सिद्दीकी को भी पेश होना है। काफ़ी सेक्रेटरीज भी पेश होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी पेश होंगे। तो ये कोई मतलब मामूली चीज़ नहीं है, घबराहट ही है। घबराहट का रद्द अमल ट्रेन मार्च है। ट्रेन मार्च कोई भाई अपने सूबे में निकाल रहे हो, अपने सूबे में किस बात की कमी वो है आपके ख्याल में? लेकिन इमरान एक मिनट रुकिएगा, आप कह रहे हैं घबराहट है सूबे में, सूबे में सर घबराहट जो है, घबराहट सिर्फ पीपल्स पार्टी को है, जरदारी साहब को है, बिलावल भुट्टो को है, या घबराहट आपने देखा जो मियां शाहिद ने खबर दी है कि नैब में भी इस वक्त खलबली मची हुई है, उधर भी घबराहट है? देखिए मियां शाहिद जो बात कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर 8 अप्रैल को नैब कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं। और ये वही केसेस हैं जो बैंकिंग कोर्ट कराची में थे और उनको फिर मुंतकल किया गया इस्लामाबाद में। तो ये जो 8 अप्रैल को जो पेशी हो रही है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, इस पर भी देखिए पीपल्स पार्टी भी भरपूर तैयारी कर रही है, पंजाब के अंदर भी और हो सकता है KP के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, और फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी और गिरदो नवाज से भी, कि वहाँ पर कारकुनों को उसी तरह लाया जाए। पहले तो जाहिर है वो एक रात पहले कॉल दी गई और टेलीफोन पर लोगों को बताया गया, तो अब तो बाकायदा मनसूबा बंदी। सर लेकिन ये मनसूबा जो तैयारियां की जा रही है कामयाब तो नहीं होता दिखाई दे रहा। देखिए मनसूबा बंदी दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी हो रही है, जो उनकी तरफ से पुलिस की जो नहली पहले रोज़ साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी के मौका पर हुई, उसके बाद आपने देखा कि मुराद अली शाह का जब पेशी थी तो कोई कॉल नहीं थी, कोई कारकुन नहीं जाने थे, लेकिन इंतजामात वहाँ उस वक्त ऐसे थे जिस तरह लॉकडाउन और धरने के इंतजामात थे जो नवाज शरीफ साहब के दौर में इमरान खान साहब को रोकने के लिए, उनके धरने को रोकने के लिए और उनके एहतजाज को रोकने के लिए किए गए थे। और मुझे लगता है कि हुकूमती सतह पर भी इतलात ये है कि ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि अगर कोई ऐसा प्लान आता है, पीपल्स पार्टी के कारकुन निकलते हैं, तो उनको जहाँ जहाँ से वो निकलने की कोशिश करेंगे उनको वहाँ ही रोक दिया जाएगा, जिस तरह जब नवाज शरीफ साहब के दौर में PTI के कारकुनों को रोका गया था। तो ये देखिए पीपल्स पार्टी ने एक तो फैसला कर लिया, एक फैसला कर लिया है कि अब उनका जो इhtजाज होगा वो इhtजाजी सियासत अब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशियों पर भी होगी। वो पेशियां नैब में हो या वो पेशियां अदालतों में हो,
तो अब ये वो सिलसिला उनका इस तरह जारी रहेगा। देखिए अगर ये केसेस कराची में रहते, सिंध में रहते, तो हो सकता है कि वो इतना बड़ा उनकी हुकूमत थी वहाँ पर, शायद इस तरह अमन व अमान का मसला ना होता। लेकिन अब लगता है कि ये केसेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी शिफ्ट होने से तो ये इस तरह का अमन व अमान का मसला भी इसके साथ अब पैदा होता रहेगा। अच्छा सत्तार साहब, सर मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहूँगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब की गिरफ्तारी से मुतालिक जो तशरीह की गई है, उस पर आपका क्या तबसरा है? क्योंकि एक तरफ तो ये कह दिया कि जी नैब किसी भी मुलजिम को पेशगी इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन साथ ही ये वाज़ेह कर दिया कि अगर ठोस शवाहिद हों। ये ऐसा ही है कि जो करेंसी नोट होता है उस पर एक तरफ तो ये लिखा होता है कि जी हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये लिखा होता है कि हुसूल रिज़्क़े हलाल इबादत है। सलमान, पहले ये तशरीह, ये ओवरऑल तशरीह होना ज़रूरी है कि ठोस शवाहिद हम किसको कहते हैं, जिसे एविडेंस कहते हैं, उसको किस तरह से उसकी तशरीह होगी कि किस तरह से सब की जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसकी तसल्ली हो जाए कि इसको कहते हैं ठोस सबूत। अब ठोस सबूत के बारे में ये होता है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ है जितना मर्जी ठोस सबूत है तो मैं कह रहा हूँ कि सबूत तो लाएँ, उसके बावजूद मैं कह रहा होता हूँ कि सबूत तो लाएँ। यही ठोस सबूत जब किसी के मुतालिक पेश किया जाता है तो वो कह रहा, वही बात कर रहा होता है जो मैं कर रहा होता हूँ कि सबूत तो कोई लाओ। तो ये अभी डिफाइन होना, इसकी तशरीह होना, ये भी कहा जा रहा होता है कि अगर साबित हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं उधर छोड़ दूंगा, वो हमेशा ही कहा जाता है। होता है, मैं भी ये शोर मचा सकता हूँ कि अगर साबित हो गया, और साबित भी होया था तो मैं कहता हूँ कैसे साबित हुआ, मैं वही बात कर रहा होता हूँ ना। तो मैंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया उन शवाहिद पे, उन सबूतों पे जिनको सबूत कहा जा रहा है। अब वो सबूत है क्या, इसकी तशरीह होनी चाहिए कि पूरे स्टेक होल्डर्स के पास ये अंडरस्टैंडिंग चली जानी चाहिए कि इसको सबूत कहा जाता है। यूजुअली होता क्या है कि जो इदारा भी है वो आता है, वो कहता है सबूत की बुनियाद में मैंने गिरफ्तारी की। क्या नैब ये कहती है कि इससे पहले सबूतों के बगैर जाके गिरफ्तारी करी थी? ऐसा कभी नहीं कहेगी वो। यानी कि ये उनके पास अपना एक सिस्टम है नैब के पास। उस सिस्टम के होते हुए मुझे समझ नहीं आती कि वो आउट ऑफ द वे क्यों जाते हैं, जब उनके पास एक सिस्टम है, उन्होंने खुद ही बनाया है। और वो सिस्टम है जो कह रहे हैं कि हमारे पास ये सिस्टम है, मतलब एक एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड का सिस्टम है जिसमें जो करंट स्टेटस है किसी भी कंप्लेंट का हो, किसी इंक्वायरी का हो, किसी इन्वेस्टिगेशन का हो, या कुछ ट्रायल में गया हुआ है, रेफरेंस बन के गया हुआ है। करंट स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए यू नीड जस्ट अ वन पुश ऑफ द कीबोर्ड, आपके सामने आ जाएगा। उसके पास उनके पास क्या है? हम पंजाब में पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि यहाँ से जो नैब गिरफ्तारियां कर रहे, नैब की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो तो किसी बज़ाहिर तो वो ठोस सबूत की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हैं, लेकिन अभी तक किसी केस में किसी की कोई कन्विक्शन नहीं हो सकी, बल्कि से नाम निकाला जाए, वहाँ तो केस ड्रॉप हो रहे हैं। सर मैं जरा ये कह रहा हूँ कि ठोस शवाहिद की बात हो रही है ना सत्तार साहब, मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं मियां शहीद में आ रहा हूं आपकी तरफ से। सत्तार साहब सर इतना बता दें कि इससे नैब आपको लगता है कि मजीद ताकतवर हो गया है, ये जो आज तशरीह हुई है? देखें इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि आप पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें और आप मुस्लिम लीग नून को माइनस कर दें कि वो दोनों इफेक्टिंग हैं, रिसीविंग एंड पे है। इस पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है उन लोगों पर या उन इदारों पर, मतलब जिसमें मीडिया आ जाता है। अब मीडिया को देखना पड़ेगा कि नैब सही कर रही है कि सही नहीं कर रही, और फिर नैब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मीडिया की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई सिस्टम क्या है, नैब क्या है, केस क्या है, इंक्वायरी क्या है, कंप्लेंट क्या है। हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार ये केस बड़ा मजबूत है, ये केस बड़ा वीक है। हमें दोनों तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हमें जब ये हो कि यार चूँकि मीडिया का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना मीडिया पीपल पार्टी है ना मीडिया मुस्लिम लीग नून है, जो दो रिसीविंग एंड पे हैं, आप उसकी बातों में मत जाएं कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है, जरदारी क्या कह रहा है, नवाज शरीफ क्या कह रहा है, शहबाज शरीफ क्या कह रहा है, हम उसकी बातों में जाना नहीं। सर हम तो ये देख रहे हैं ना फैसले क्या कह रहे हैं। अगर फैसलों में लिखा होगा जी आप नैब साबित ही नहीं कर सका, तो फिर नैब साबित नहीं कर सका, किस चीज को नैब साबित नहीं कर सका? अच्छा मैं जरा आगे बढ़ूं सर, मैं पूछना चाहता हूं ना किस चीज को नैब साबित नहीं कर सका। मैं बता, देखिए शहबाज शरीफ के केसेस में आपने देखा किसी केस में उनके खिलाफ को ठोस सबूत ला सके नैब, यही तो लिखा है सर उसके अंदर। और कई केसेस ऐसे हैं वहां पर तो उनके खिलाफ इंक्वायरी ड्रॉप कर दी गई है। खालिद साहब यार ये देखो ना, अब ये खालिद कईम एक बात कर रहे हैं। अब ये बात है कि अलीम डार साहब जो है, अलीम डार का केस जो है,
उसमें जब ये हुआ था कि जी अलीम खान सर, अलीम खान जो थे, अलीम खान का जो हुआ था केस, उसमें ये हुआ था कि लाहौर ने हेड ऑफिस जो नैब का था उनको ख़त लिखा था कि जनाब ये इंक्वायरी हम बंद करना चाह रहे हैं। तो फिर हेड ऑफिस जो नैब का था वो लाहौर ऑफिस को कह रहा था कि ये इंक्वायरी आपने किससे पूछ के शुरू की, फार्मूला ये है, आप इस फार्मूले को आपने फॉलो किया कि नहीं किया। सो इससे पता लगता है कि विद इन दी नैब, चाहे वो रीजनल ऑफिस है या हेड ऑफिस है, विद इन दी नैब देयर आर सो मैनी कॉन्ट्राडिक्शंस। आप वो कॉन्ट्राडिक्शन उनकी अपनी है, मेरी तरफ से नहीं पैदा की गई हैं या किसी थर्ड पार्टी ने नहीं पैदा नहीं की, वो उनकी अपनी तरफ से हैं। आप ठीक है सर, मुझे जरा आगे बढ़ने दें क्योंकि एक बड़ी अहम खबर है मियां शाहिद के पास और बड़ी इसमें थोड़ी सी सनसनीखेज खबर है। मियां शाहिद, वो आप जो कमेंट करना चाह रहे हैं वो भी कर दें और साथ में वो खबर भी दे दें कि क्या पैगाम मिला है मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम दिया गया है। सलमान, पहले मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ये जो आज केस था ये इसी वजह से था और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज वहाँ पर डायरेक्शन दी है वो यही है कि जो नैब, जिस तरह शहबाज शरीफ का केस था, शहबाज शरीफ को किसी और केस में बुलाया गया था, गिरफ्तार किसी और केस में किया गया था, आज जो पिटिशनर था उसकी प्रेयर भी यही थी कि नैब जो है वो किसी और केसेस में बुलाता है, किसी और केस में गिरफ्तार कर लेता है। पहले नैब को बताना चाहिए कि आपको किस केस में बुलाया गया, आप पर जो है वो जुर्म क्या है, आप पर जो इल्ज़ाम क्या है, आप किस जुर्म के साथ मुतसिल हैं। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ये था। उन्होंने नैब को जो है वो मजबूत भी किया है आर्टिकल 999 के तहत, और आप नैब को ये कहा भी है कि जिस केस में बुलाया जाए उसी में ही अगर ठोस शवाहिद हों तो उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी अब जो खबर है वो ये है सलमान के नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से जो खामोशी है, उस हवाले से मेरी खबर ये है कि मुख्तलिफ हलकों ने शहबाज शरीफ के ज़रिए जो है पैगाम पहुंचाया है दोनों हस्तियों को कि वो खामोश रहें और बिल्कुल इसमें खामोशी इख्तियार करें, अपना बयानिया भी छोड़ दें और सियासत से भी किनारा कश हो जाएं। फिर जो है यही उनके लिए रिलीफ है और नए केसेस के से बचने के लिए जो है वो इस नुस्खे पर जो है वो अमल किया जाए। ये ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया गया। ये पैगाम जो है वो उस वक्त भी दिया गया था जब वो यहाँ पर सब जेल में थे, और उसके बाद भी जो है वो पैगाम दिया गया है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि दोनों जो रहनुमा हैं उनको कहा जाए और वो इस पर अमल दरामद करेंगे और पाबंदी के साथ जो है वो अमल दरामद करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे ज़राए ने ये खबर बताई है कि जो दोनों रहनुमा हैं वो इस पर मुत्तफिक हो गए हैं कि वो अब ज़बान बंदी रखेंगे और कोई अपना बयानिया जो है वो फिलहाल बयान नहीं करेंगे, और ना ही पार्टी का जो है वो को भी खामोश कर दिया गया है कि पार्टी भी इस पर अपना बयानिया जो है वो नहीं बयान करेगी, और जो बयानिया वही होगा जो शहबाज शरीफ देंगे और शहबाज शरीफ वही बयानिया देंगे जो बयानिया जो है वो उनके सामने रखा जाएगा कि इस बयानिए पर जो है अब अमल दरामद किया जाए। ये खबर है और इस पर भी ही अब जो है वो अमल किया जाएगा। तो खालिद साहब सर यही शहबाज शरीफ वाला बयानिया चलेगा? देखिए शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जब से चल रहा है वाला बयानिया चलेगा, और जो खामोशी की जो पॉलिसी चल रही है तो उसके समरात भी फ़वायद भी उन्हें पहुंच रहे हैं। लेकिन आज भी देखिए जो मियां शाहिद जो बात कर रहे थे कि आज जो इमरान जो उनको नवाज शरीफ साहब को जो मिले हैं, एक तो उनके डॉक्टर मिले हैं, डॉक्टर इदनान मिले हैं, उनकी मुलाकात हुई है, और दूसरा उनके जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ उनकी मुलाकात हुई है। और आज़म नज़ीर तारड़ ने भी नवाज शरीफ साहब को यही मशवरा दिया है कि आप खामोशी ही इख्तियार रखें और आप बिल्कुल सियासत से थोड़ा कुछ अरसे के लिए आप अपने इलाज पर ही तो जो दें, क्योंकि ज़ाहिर है अदालत ने जो उन्हें रिलीफ दिया है वो बीमारी की बुनियाद पर दिया है, इलाज के लिए दिया है। तो इस तरह के मशवरे तो नवाज शरीफ साहब को दिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए कि नवाज शरीफ साहब के अंदर की जो सोच है वो सोच नहीं बदल सकती। वो आर्जी तौर पर तो खामोश रह सकते हैं, खामोश हो सकते हैं, उन्हें खामोश कराया जा सकता है, लेकिन वो वक्त आने पर देखिए अभी तो रिलीफ बढ़ेगा, ये रिलीफ यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये रिलीफ आगे की तरफ बढ़ेगा। और पहले तो हो सकता है कि ये जो रिलीफ अदालत ने जो जमानत दी है इमरान, उसको उसमें तस्हीह भी हो सकती है। जी आप बताएं। जी इमरान जी, मैं कह रहा हूँ जो खुसूसियात गिनवा रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब के लिए खामोश रहना बड़ा मुश्किल है, ये एक लीडर में होती है खुसूसियत कि वो गलत बात में खामोश नहीं रहता, वो दबता नहीं है, वो झुकता नहीं है। नवाज शरीफ साहब पहले भी झुक के और मुआहदा करके चले गए थे और अब भी उन्होंने अपनी बीमारी का रोना रो के
गाने गा के रो पीट के और खुशामदे करके वो जेल से तो निकल आए। अब वो कौन सी उनका बयानिया है? वो तो बयानिया कल मैंने देख लिया, जब सबने ही देखा, मैंने क्या सबने देखा कि जब वो गाड़ी से रिस्पॉन्ड कर दें, मसलहत का शिकार हो गया तो लीडर कैसा, ये कह रहे हैं। देखिए मायूसी की जर्दी थी, खुशी नहीं थी। जारहाना मौक़िफ़ भी लेना पड़ता है और बाद मसलहत भी अपनानी पड़ती है। देखिए जारहाना मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब ने लेकर, देखिए इलेक्शन में जरूरत थी, इलेक्शन में जरूरत तो मसलहत के तहत चले गए थे ना बाहर। अपने बयानिए पर अपनी पार्टी को भी बचाया और अपने बयानिए पर अपनी पार्टी के लोगों को भी जितवाया। और देखिए कि अभी तक उनकी पार्टी से वो बंदा को रुकने को भी असेंबली हुकूमत की कोशिशों के बावजूद कोई आपको किसी जगह पर लगा है कि कोई टूट सके? हत्ता के जो बलदियाती अदारों के जो सरबराह है पंजाब के अंदर, वो भी वही लोग पीटीआई के साथ गए हैं, चंद एक लोग जो पहले से ही आम इंतखाबात में हुकूमत में शामिल हो चुके थे। देखिए सियासत एक जगह खड़ी नहीं रहती। हमने तो हमेशा देखा है कि सियासत बदलती है तो फिर केसेस भी खत्म होते हैं। और नवाज शरीफ साहब तो देखिए इस हुकूमत को पहले 8 माह में अपने घर चले गए हैं। हमें तो देखिए जिस बीमारी की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब गए हैं तो देखिए इसकी तो प्रेसिडेंट नहीं मिलती माजी में, तो देखिए अगर बीमारी की बुनियाद पर जाना है तो आसिफ अली जरदारी तो जेल में जाने के अगले रोज ही चले गए। उनको तो ज्यादा बीमारी है, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा बीमार है आसिफ अली जरदारी, तो फिर वही चले हम इनसे नहीं उम्मीद लगाते। इमरान इसी प्रेसिडेंट, ठीक है इमरान खालिद साहब को भी रिलीफ मिल सकता है। सर हम अपने की शौकीन है, हम इनसे नहीं लगाते उम्मीद। सर हम अपने प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद लगा लेते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद लगा लेते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जिक्र होगा कि आपने आज गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो लग रहा है कि शायद गरीब मुकाओ प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मदीने की रियासत कैसी होगी इसका आज कुछ इसकी झलकियां दिखाई हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक प्रोग्राम का ऐलान किया गया है जिसका नाम है एहसास, और इसमें कफ़ालत भी की जाएगी, इसमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। तो जो मदीने की रियासत वो बनाना चाहते हैं वो रियासत कैसी होगी, उसके कुछ सेलिएंट फ़ीचर्स जो उन्होंने आज बताए हैं इस प्रोग्राम के। उसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर अहम बात यह है कि जो आर्टिकल है आइन का 38D जो कि पॉलिसी देता है बुनियादी सहूलतों से मुतालिक कि जो पाकिस्तान के रहने वाले शहरी हैं उनको क्या कुछ हासिल होना चाहिए, अब इसे वो कह रहे हैं कि इसमें हम तरमीम करेंगे और इसे फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया जाएगा, यानी रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा जो बुनियादी सहूलतें हैं। इसके अलावा एक नई वजारत भी बनाई जा रही है और एक ज़ाहिर वज़ीर का भी इजाफा होगा, वजारत बनाई जा रही है और ये वजारत डेटाबेस इकट्ठा करेगी, सर्वे करेगी गरीबों का, दिसंबर तक ये अपना काम मुकम्मल करेगी और उसके बाद फिर गरीबों की मदद करने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें 57 लाख ख़वातीन के सेविंग अकाउंट्स खोले जाएंगे, उनको स्मार्टफोन भी फराहम किए जाएंगे ताकि बराह रास्त जो पैसा इन गरीब औरतों को जाना है वो उनके अकाउंट्स में जाए और वो उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकें। इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए तालीम की ग्रांट्स भी फराहम की जाएंगी, बेवाओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम होगा, और ये जो है भी वाज़े किया इमरान खान ने कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर टैक्स तो सबसे कम दिया जाता है लेकिन खैरात सबसे ज़्यादा दी जाती है, और इसी के लिए वो अब जो मुख्तलिफ़ NGOs हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। इंसाफ इंश्योरेंस जो प्रोग्राम है उसकी भी उन्होंने बात की। तो ये बड़े सेलिएंट फीचर्स हैं उसके जो आज बताए हैं इस एहसास प्रोग्राम के। इमरान, मुझ जैसा एक इंसान तो बड़ा इम्प्रेस हुआ है कि अगर वाकई ये जो इक़दामात बताए हैं कि होंगे और हो जाएँ तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि वाकई मदीने की रियासत बन जाएगी। बिल्कुल, अल्लाह करे बन जाए, लेकिन जो प्लान बता रहे हैं कि दिसंबर तक जो वजारत है जो गुर्बत मुकाओ की वो डेटाबेस जमा करेगी दिसंबर तक, उसके बाद उस पर अमल दरामद शुरू होगा उसकी रिपोर्ट्स की रोशनी में, डेटा की रोशनी में। तो उस वक्त तक सलमान जो सूरत हाल है उस वक्त तक शायद गरीबी मुक जाए, गुर्बत तो नहीं मुकेगी लेकिन गुर्बत गरीब ज़रूर मिट जाएगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और हमारे वज़ीर ख़जाना नवीद सुना रहे हैं मुसलसल के आवाम की चीखें निकलेंगी, आवाम को
गुर्बत का सामना करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि अभी रमज़ान आने वाले हैं, उससे पहले ही गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें और फिर उससे मुंसलिक अशियाए खुर्दनोश और दीगर सारी चीज़ें जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान तक पहुंच जाएंगी और वाकई चीख रहे होंगे लोग। जो सूरत हाल है उसमें गरीब का रहना बहुत दुश्वार हो जाएगा। तो इनकी वजारत जो है वो चाहिए था कि आज से शुरू करते, आज ही से गुर्बत मुकाओ मुहिम शुरू करते हैं और ये गैस बिजली की जो कीमतें बढ़ा रहे हैं उस पर रहम करते। आपने पाकिस्तानियों पर की जरा बात की है, एक नजर दौड़ा लें जरा, क्योंकि अभी पिछले साल ही यानी सितंबर अक्टूबर में हमने देखा कि गैस की प्राइसेस 143% और अब फिर ये शुनीद है कि जी 144% प्राइसेस गैस की बढ़ाई जा रही हैं और इसकी तकरीबन जो मंजूरी है वो दे दी गई है। सर्दियों में तो समझ आता है, गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में गैस की प्राइसेस बढ़ाने की बात की जा रही है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब मिसालें वाकई बड़ी अच्छी दे रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने तकरीर की है और एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है कि जो मुख्तलिफ NGOs हैं, इदारे हैं, उनके साथ मिलकर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पर। जैसे शेल्टर होम्स बनाए तो उसमें हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, तो खैरात के पैसा जो है उसको बस एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सलमान, आपने बात की थी मदीना की रियासत की कि बनेगी। अब जो रियासत है वो मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखा दूं कि ये बिल जो है ये मार्च का है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अभी तक जो है AC नहीं चले। ये 9,000 रुपये का उस घर का बिल है जिस घर के अंदर कोई AC नहीं है, सिर्फ लाइटें जलती हैं। 9,000 रुपये बिल आया है और कम से कम जो बिजली का रेट है इस वक्त जो इसमें लगाया गया वो 10 रुपये 20 पैसे है। और जैसे ही 300 यूनिट से ऊपर यूनिट जो है बड़े हैं तो 17 रुपये 60 पैसे इसका रेट जो है वो लगाया गया है। ये है इस वक्त की रियासत। और इस वक्त की जो रियासत है उसमें 500 अरब रुपया 7 मास में जो जेबों से निकाल लिया गया है। 200 अरब रुपए का प्लान बन रहा है कि 2 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली का रेट बढ़ेगा। कल जो एनर्जी टास्क फोर्स के जो सरबराह हैं वो कह रहे थे कि हमें मुंतजिर हैं नेपरा के फैसले के कि वो फैसला करे और आवाम से जो है वो पैसे लिए जाएं। 201 अरब रुपए के पुराने बकाया जात जो हैं वो जुलाई तक लिए जाएंगे। ये सारे पैसे जो हैं, आपने कहा 2 रुपए फी यूनिट का इजाफा हो रहा है, लेकिन जो मियां शाहिद सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसने तो नेपरा को फी यूनिट 1 रुपये 23 पैसे महंगी करने की जो है वो दरख्वास्त दी थी, फिर 2 रुपये क्यों? सलमान वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में है, ये दोहरा इजाफा होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आप अगले महीने देंगे और उसमें 10 अरब रुपए जो है वो अदा करेंगे। आप जो बिजली इस्तेमाल की थी आपने उस पर जो है वो फ्यूल की लागत हुकूमत ने कहा है वो ज्यादा आई है, तो उसमें जो है वो इजाफा होगा। जो 2 रुपये इजाफा है ये यूनिफॉर्म टैरिफ में इजाफा होगा। ये इजाफा जो है वो सारे सार्फिन पर लागू होगा। जो सारे 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उस पर भी लागू होगा। ये सारे सार्फिन देंगे। और 500 अरब रुपया जो निकाल लिया गया अब एक और होने जा रहा है। वो क्या होने जा रहा है? वो गैस की सूरत में होने जा रहा है कि जो LNG है वो बहुत महंगी है और जो मुकामी गैस है वो बहुत सस्ती है। अब ये होने ये जा रहा है कि तजवीज़ ओगरा के पास जा रही है हुकूमत की जानिब से कि दोनों गैसेस को मिक्स करके दोनों के रेट जो है वो एक रेट निकाला जाए। पहले ये होता था कि घरेलू सार्फिन से जो है वो मुकामी गैस का रेट लिया जाता था और LNG का रेट जो है वो कमर्शियल सार्फिन और सनती सार्फिन से लिया जाता था। अब ये रेट जो है वो यूनिफॉर्म टैरिफ में आ जाएगा। सब जो है वो इसका जो खमियाजा भुगतेंगे। घरेलू सार्फ जो है वो भी LNG का रेट देगा। अब ये नई तजवीज़ आने वाली है, इसलिए इमरान साहब ये ठीक कह रहे थे कि दिसंबर तक जो है वो गरीब मुक जाएंगे और गुर्बत मकाओ प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक नई वजारत आने वाली है। 80 अरब रुपए आप उसमें डाल रहे हैं और 500 अरब रुपए आप निकाल रहे हैं। कहाँ से गुर्बत खत्म होगी? आप देखें 57 लाख जो खवातीन हैं उनको आप मोबाइल फ़ोन देंगे, वो मोबाइल फ़ोन पे आप सारा महीना जो है वो सर्च करती रहा करेंगी कि उनको 2000 रुपये कब मिलेंगे। 2000 रुपये जो हैं वो तो 500 रुपये रह जाएगा। जिस तरह डॉलर का रेट जो है बढ़ रहा है और रुपया जो है वो कम हो रहा है, तो इस तरह गुर्बत पेंशन का ऐलान तो हो गया जी। पेंशन जो है आपके उनको मजबूत पेंशन जो है वो बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी जाएगी। और सलमान पेंशन देने के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं बुजुर्गों को, उसके ऊपर कोई नहीं सोचता। जिन खवातीन को स्मार्टफोन दे रहे हैं अब कतारों में लगना पड़ेगा सबको। मैं कह रहा हूँ स्मार्टफोन जो दे रहे हैं और अकाउंट्स खोल रहे हैं, स्मार्ट दे रहे हैं उसमें कौन चलाएंगी बेचारी खवातीन जिनको मतलब बहुत ही गुर्बत में पिसी हुई खवातीन जिनको मतलब आजकल के हालात का कुछ पता नहीं, उनको अपनी मसाइल परेशानियों ने इस कदर कर दिया है। आप मुझे बताएं तालीम का
कितना तनासुब है और किस हद तक वो इससे फोन तो यूज हो रहे हैं ना, फोन तो यूज होते हैं, फोन ऐसे इस्तेमाल होते हैं, उनके बच्चे फोन यूज हो रहे हैं यार। जिन खवातीन को आप देंगे यार, उनको तो अपनी जी यही तो कह रहे हैं खालिद साहब, उनके बच्चे चला लेंगे कोई ना कोई, यानी आप अवेयरनेस तो कर रहे हैं ना इसमें। देखिए अवेयरनेस एक अच्छा स्टेप तो है। ये इस तरह के मेरा स्मार्टफोन पहले पंजाब के अंदर किसानों को भी अच्छा मियां शाहिद ने तो सारी नहीं है भाई आप रोजगार के मौके पैदा करें, ना कि सर मैं जरा मुझे पहले स्मार्टफोन देके और उनको इंतजार करते रहे। मियां शाहिद ने जो बात की है सत्तार साहब, सर हुकूमत तो चले कह रही है कि जी हम दिसंबर तक जो है ये हमारा जो है ना इस पर सर्वे हो जाएगा, डेटाबेस हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो 29% या 30% अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो महंगाई हो रही है, गैस बिजली, इससे तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये तो फिर ज़्यादा अफराद होंगे जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे दिसंबर तक? सलमान, हम लोग पहले ये डेटा शेटा जिसकी बात आपने की है ना, डेटा की, तो हमारे बारे में यही कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में कि डेटा के मामले में हम गालबन वो आखिरी जो 10, 15, 20 जो ममालिक होते हैं उसमें आते हैं हम लोग। तो डेटा के मामले में बाकी बहुत कमज़ोर हैं। मतलब डेटा आपको मिलेगा लेकिन रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि डेटा के बारे में यही कहा जाता है कि कितना रिलायबल है। जैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है कि कितनी ये इफ़ेक्टिव है, और सोर्स के बारे में कहा जाता है कितना ये रिलायबल है। तो हम उन चीज़ों में बहुत पीछे हैं। तो आप पता नहीं किस तरह का सिस्टम करेंगे, मुझे नहीं पता कि वाकई वो समझते हैं कि जैसे डेटा जर्नलिज्म के बारे में बात किया जाता है, पाकिस्तान में बहुत कम बंदों को पता कि डेटा जर्नलिज्म होता क्या है। तो हम कई मामलों में अभी हम बहुत पीछे हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि गुर्बत मुकाओ जो भी था इनका किया है, ये उस स्टेज पे जाएंगे, कोई सामने लाएंगे जब ये इम्प्लीमेंटेशन। यही तो मसला है कि जो मिडिल क्लास तबका है वो क्या करे, गरीब के लिए तो चले आप काम कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास तबका, स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि मुश्किल हो रही है। ये जो प्रोग्राम है, इस एहसास प्रोग्राम के जरिए एहसास है कि ये जो स्टेट बैंक रिपोर्ट दे रहा है, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं और जो गुर्बत की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है, आपको लगता है एहसास है? देखिए, एक तरफ तो हमारे वज़रा महंगाई की नवीज़ सुना रहे हैं और हमारे वज़ीर ख़जाना ने तो यहाँ तक कहा कि अवाम की चीखें निकलने वाली हैं। आज शेख रशीद साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में यही बात की कि महंगाई अभी बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी। उमर अयूब साहब भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के अंदर, इस मायूसी के अंदर, आज अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म ने एक खुशखबरी सुनाई है। वो तो गुर्बत मटाओ प्रोग्राम लेकर आए हैं, आज उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इसका वादा इमरान खान साहब ने अपना जो उनका 100 दिन का एजेंडा था उसमें किया था। लेकिन थोड़ी ज़रा मैं इस प्रोग्राम के हवाले से एक वजाहत भी करना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा इबहाम जो हमें नज़र आ रहा है कि एक तो यह है कि जो पहले से जो कोई डिसकनेक्शन नहीं हो रहा, जो पहले से इमदाद दी जा रही थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, उसके तहत जारी रहेगी दिसंबर तक, जब तक ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज सारी तकरीब में सिर्फ एक बात नहीं हुई कि ये जो नया प्रोग्राम हम लेकर आए हैं ये किसका मुतबादल है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है, और लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा इकदाम है वज़ीर आज़म का। लेकिन ये तसलसल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जो 10 साल पहले शुरू किया गया था 34 अरब रुपए से। अच्छा काम होता है तो वो तो हुकूमतें कंटिन्यू करती है ना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया, कंटिन्यू रहा। पिछली नवाज शरीफ साहब ने उसको कंटिन्यू नहीं किया बल्कि उसके वसाइल बढ़ाए। 125 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो 34 अरब रुपए से शुरू किया था पीपल्स पार्टी। सर एक जुमला ले लूं मियां शाहिद का, फिर आप आइएगा। जी मियां शाहिद। सलमान, वज़ीर आज़म साहब का आज शुक्रिया अदा करना है कि शुक्रिया वज़ीर आज़म के उन्होंने आज आर्टिकल 38D जो है उसको अमेंड करने का जो कहा है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उसको अमेंड करके बुनियादी हकूक़ हो जाएंगे। जब बुनियादी हकूक़ हो जाएंगे तो वज़ीर आज़म ने खुद ही कह दिया, फिर लोग जो है ये कहा करेंगे कि ये जो GST 3 दफ़ा लगता है, ये अदालत में जाके लोग कहेंगे कि ये नहीं लगना चाहिए। लोग अपना हक मांगेंगे, लोग अपना हक मांगेंगे कि जो टैरिफ बढ़ता है उसको ख़त्म किया जाए। लोग अपना हक मांगेंगे कि NJ सरचार्ज जो है ये गैर कानूनी है। लोग अपना ये भी हक मांगेंगे कि जो FC सरचार्ज है, IQ सरचार्ज है, ये सारे के सारे ख़त्म किए जाएँ, ये हम पर क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं। लोग ये हक मांगेंगे कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2 दफ़ा ली जा रही है। ये सारे का सारा आज शुक्रिया अदा
करना चाहिए वज़ीर आज़म का कि वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा ये इक़दाम किया है कि जो आर्टिकल जो है वो अमेंड करेंगे तो उससे अवाम जो है वो अपना हक ज़रूर मांगेंगे। गुर्बत ख़त्म होगी या नहीं ख़त्म होगी, लेकिन अवाम जो है अपना हक मांगने के लिए अदालतों में ज़रूर जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। इमरान, प्राइम मिनिस्टर वाजे कर रहे हैं भाई पैसा नहीं है हमारे पास, आपके सामने किस तरह दोस्त ममालिक से ले रहे हैं, IMF से जो है वो बातचीत चल रही है, वहाँ से भी 6-7 अरब शायद आई जाएँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जी दुनिया भर का यही उसूल है गुर्बत ख़त्म करने का, मुर्गियाँ दो, देसी मुर्गियाँ दो, बकरियाँ दो, बीज दो। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया अगर किसी के पास ज़मीन है अपनी तो वो उगाए वहाँ पर सब्जियाँ। बिल्कुल सलमान, यहाँ पर ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं, कराची में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने भैंसें पाली, उसके जो फुजला था उससे बिजली पैदा की, फिर उससे जो है उन्होंने अपना डेयरी फार्म बढ़ाते चले गए बिजली। लेकिन आप ये बताएं, जो छोटी सतह पे अपने हालात सही करने के लिए कारोबार शुरू करेगा उस पर फौरी तौर पे कमर्शियल टैरिफ बिजली का नाफिज कर दिया जाता है, और वो कोई मामूली नहीं है, वो 22-25 रुपए पर यूनिट है। तो जो छोटी सतह पर दुकानें या सनतें लगा रहे हैं उनके लिए ये वसाइल देने होंगे, बिजली आपको सस्ती करनी पड़ेगी उनके लिए, जब जाके वो सीधे खड़े होंगे, वरना उनका जो कुछ वो कारोबार खड़ा करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, छोटी सी दुकान खोलते हैं, कोई मामूली घरेलू सतह पे कोई सनत लगाते हैं, उसके लिए सबसे पहले बिजली चाहिए होती है, और बिजली आपके यहाँ घरेलू सारिफ के लिए इतनी महंगी है तो कमर्शियल सारिफ के लिए कितनी महंगी होगी। एक बात उन्होंने मैंने जो देखी वो ये थी कि जी शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। अच्छा, शेल्टर होम्स के लिए मैंने पढ़ा था, एक खबर आई थी अखबार में, नहीं खबर आई थी, जैसे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एक ओहदेदार थी यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने मुलाकात की अपना वज़ीर आला मुराद अली शाह से। उन्होंने कहा कि $200 मिलियन का प्रोग्राम है हमारे पास, हम उसको शुरू करना चाहते हैं, मुल्क भर में शेल्टर होम्स बनाना चाहते हैं बशमूल सिंध, लेकिन हमें NOC नहीं मिल रहा है। तो आप ये हुक्मरानों की ये नीयत देखें कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। लोग तैयार बैठे हैं, डोनर तैयार बैठे हैं कि वो उनको जो है इजाज़त मिले, काम करने की गुंजाइश मिले तो वो वहाँ पे काम करें। तो उस तरफ तवज्जो कम है। फिर आपके यहाँ कारोबार कैसे शुरू हो, आपके यहाँ पानी नहीं है, सही है, आपके यहाँ गैस इतनी महंगी हो गई है, आपके यहाँ पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो लोगों को इस तरह के जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जैसे कर्जे दे रहे हैं, उनको मकरूज कर रहे हैं, इस तरीके से उनकी ये मदद साथ साथ इकदाम किए तो जा रहे हैं ना। सिंध की आप बात करें, वहां पर थरकोल जो मंसूबा है, सत्तार साहब शुरू नहीं, देखिए शुरू हो गया ना, बिजली बनना शुरू हो गई वहां पे। बिजली कल मोमन डैम का जो ठेका है वो डेस्कॉन को ठीक है मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा तो। जब से हमने होश संभाला यही सुन रहे हैं, जब से होश संभाला है, होश जब से संभाला है, गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम भी बहुत आए हैं, बिजली के पावर प्लांट भी बहुत लगे हैं, बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के ऐलानात भी बहुत हुए हैं। आज 1980 की दहाई से लेकर अब 2019 आ गया है, निस्फ या उसका थोड़ा 3 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक लोड शेडिंग कहीं खत्म नहीं हुई है। लोग तो अब इस चीज का कोई आता ही नहीं है, मतलब दुनिया में इसका तसव्वुर ही नहीं है, लोग ये मसाइल से जान छुड़ा चुके हैं। बड़ी बड़ी कहानी है। सत्तार साहब, सर हम पहले भी ये बात कर रहे थे, क्या होने जा रहा है, गर्मियाँ आएंगी, लोड शेडिंग के कुछ आपको लग रहा है कि जो उसके जो वार हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ेंगे, और अगर फिर उस वक्त एहतजाज होता है या लोग बाहर निकलते हैं तो जो सियासी जमातें हैं, आपको लगता है कि वो फिर वो भी आगे बढ़ेंगी और कहेंगी यही मौका है जी, लोहा गर्म है, चोट लगा दो? सलमान, ये इमरान जो बात कर रहा था कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको रोज़गार भी मिलेगा, आपको रोटी भी मिलेगी, आपको पानी भी मिलेगा, आपको गैस भी मिलेगी, आपको बिजली भी मिलेगी, वो ऐसा हुआ नहीं है। उनकी बात ठीक है कि अब जो भी कोई ऐलान होता है ना तो लोग ज़्यादातर अज़राए मजाक उसे लेते हैं, मसलन कि विदाउट रियलाइजिंग अगर आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत आपकी कौन पूरी करेगा, तो वो अब जो आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी रेंज है कि वो आपकी ज़रूरत पूरी कर सके। तो आपने देनी है एक अंडरस्टैंडिंग। हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो जब इलेक्शन जीतने आती है तो इस मुल्क को पेरिस बनाने का दावा करती है।
अब लोगों को समझना चाहिए कि ये मुल्क पेरिस नहीं बन सकता, ये मुल्क पाकिस्तानी बन जाए तो बड़ी बात है, लाहौर लाहौर ही बन जाए बड़ी बात है, कराची कराची बन जाए बड़ी बात है। तो लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि ये वो मसाइल हैं जो इनके कहने के मुताबिक 2 मिनटों में या 2 महीने में या 2 साल में ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन लोग भी गालबन किसी आसरे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, लोग भी गालबन कोई चमत्कार, कोई ऐसा मौजज़ा देखना चाहते हैं कि जी मुझे अंडरस्टैंडिंग। सत्तार साहब देखें, अब वोट दिया है ना, वोट दिया है तो थोड़ा सा भरोसा भी करना पड़ेगा। खालिद साहब, सर छोटी सी बात है कि मई 2012 में मुझे याद है सर, मैं शिफ्ट हुआ था कराची से लाहौर, उस वक्त 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे या फिर 2 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। 2013 में इलेक्शन हुए, नई हुकूमत आई, हालात बेहतर होना शुरू हुए, लोड शेडिंग का दौरानिया कम होता चला गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल भी इकदाम होते नहीं है। जो मैं बात इमरान से भी आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि कम से कम इकदाम तो किए तो जा रहे हैं ना, हम भरोसा तो रखें या बिल्कुल ना रखें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग में नुमायां कमी वाक़या हुई है, लेकिन अब याद रखिए कि अब लोड शेडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारे जो फलाई प्रोग्राम है, ख्वाह वो गुर्बत मटाओ प्रोग्राम वज़ीर आज़म का हो या दूसरे प्रोग्राम हो या लोड शेडिंग का खात्मा हो, असल जो रुकावट है, असल जो मसला है वो वसाइल का मसला है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वसाइल कैसे आपने इकट्ठे करने हैं। भाई टैक्सेशन तो आपसे हो नहीं रही, और अब डायरेक्ट आप टैक्सेशन बिजली और गैस की कीमतों पर के ज़रिए करना चाहते हैं, तो उससे जो रिलीफ मिलना था, एक तरफ आप रिलीफ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों पर बराह रास्त आप बोझ डाला जा रहा है। तो देखिए कि अगर आपका 1600 अरब रुपए का आपका सर्कुलर डेट होगा, तो अगर आप अदायगियाँ नहीं करेंगे पावर प्रोड्यूसर्स को, तो फिर वो आपको बिजली कैसे देंगे, क्यों देंगे। तो इसलिए अब सारा जो हुकूमत ने फैसला किया है कि जो आसान हदफ है, बल्कि पूरी दुनिया में देखें कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं, प्राइसेस कम हुई हैं, तो हमारे अगर आप देखें कि पिछले 8 माह में हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो है वो अजाफी बिल भिजवाए जा रहे हैं। और देखिए, जबकि यहाँ तो कम होने चाहिए, प्राइसेस कम होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो बढ़ा रहे हैं, लोग दोबारा खबर दे रहे हैं, अब इस महीने बढ़ने जा रही है, अगले महीने बढ़ने जा रही है। लेकिन मैं ये शायद पिछले 8 माह की बात कर रहा हूँ, उस वक्त 8 माह में तो तेल की कीमतें कम थी, भी बढ़ने जा रही हैं। तो ये देखिए जो सारा बोझ है, ये सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, क्योंकि बिजनेसमैनों से, कारोबारी शख्सियात से तो आप नेट टैक्स को तो उसरा बढ़ा नहीं सके, सारी डायरेक्ट आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं। और तो अब सबसे आसान जो हदफ है वो बिजली और गैस के बिलों के जरिए टैक्सेशन है। ये भी टैक्सेशन है कि जो लोगों पर, आम सर, लोगों पर, गरीब लोगों पर जो बोझ बढ़ाया जा रहा है। मियां शाहिद उमर अयूब साहब तो फरमा रहे हैं कि 20,000 बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो मुकदमात कराए हैं, 2,000 बिजली चोर हैं जो कि जेलों में हैं, और बिजली चोरी पर महकमे के, यानी कि जो महकमा है उसी के 450 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इकदाम तो किए जा रहे हैं। सलमान, देखिए 2008 से अब तक की बात करता हूँ। 2008 में जो बिजली की डीरेटेड कैपेसिटी थी वो 19,000 मेगावाट थी। आज भी 19,000 मेगावाट है जो बिजली ट्रांसमिट हो सकती है, उससे ऊपर बिजली ट्रांसमिट नहीं हो सकती। और बिजली जो चोरी होती है वो 230 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है। हुकूमत कहती है कि हमने बिजली चोरों के खिलाफ इकदाम किए हैं, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि जो सारिफ है वो घर में नहीं है, उसका मीटर जो है वो उतार लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसने बिजली चोरी की है। वो जब जाता है, आज का केस है, आज का, तो वो वहां पर महकमे वाले कहते हैं कि बदमाशी है, भाई हम बदमाशी कर रहे हैं, जब जाओ और बिजली FIR जो है वो भुगतो, जो बिजली चोरी कर रहे हैं। मैंने देखा इस्लामाबाद में ईसा नगरी, बिल्कुल वो करेंगे। ईसा नगरी जो है इस्लामाबाद का इलाका है, वहां पर आज भी, अभी मेरे साथ चले जाएं, वहां पर हजारों कुंडे लगे हुए हैं, कुंडे उतार के आते हैं, दोबारा कुंडे लग जाते हैं। वहां पर जो है वो आप बिजली चोरी कैसे रोकेंगे? नंबर बढ़ाए जा रहे हैं ना, कुंडा उतार लेते हैं, कुंडा दोबारा लग जाता है, FIR दर्ज करवाते हैं, FIR दोबारा जो है दर्ज हो जाती है, वो 20,000 तक उसकी तादाद बढ़ जाती है। लेकिन वो उसका नतीजा क्या है? नतीजा तो कुछ भी नहीं है। जो लाइन लॉसेस हैं वो पिछली हुकूमत में भी 18% थे, अब भी 18% है। कहा जा रहा है कि 2% कम कर दिए, 2% कम हो जाए, वो 16% होने चाहिए। 1% का 6 अरब रुपया जो है इम्पैक्ट आता है, इसमें तो 12 अरब रुपए का इम्पैक्ट आना चाहिए ना, वो कहाँ गया? वो नहीं है। हुकूमत ये नहीं बताती कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट तो कहीं भी नहीं है। 870 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग हैं जो कि डिफॉल्टर्स ने देने हैं, वो नहीं दे पा रहे। वज़ीर आज़म हाउस जो है वो डिफॉल्टर है, ऐवान सदर डिफॉल्टर है। मैं ये क्या बताऊं कि क्यू ब्लॉक जो है
जिसमें वजारत खजाना है वो डिफाल्टर है, ए ब्लॉक जिसमें वजारत तवानाई है वो डिफाल्टर है। ये सारे वफाकी महकमे हैं और बड़े महकमे हैं। जब ये खुद डिफाल्टर होंगे तो वो कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे जो है बिजली चोरी रोकेंगे, कैसे लाइन लॉसेस कम करेंगे। कल नदीम बाबर जो थे वो कह रहे थे कि हम लाइन लॉसेस जो हैं वो नेपरा के अहदाफ पर ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? प्रोग्राम का इस दफा नहीं होगी, इस दफा 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होगा। चलो ठीक है, आने वाले दिनों में, इस दफा जो है आने वाले दिनों में किस तरह से हुकूमत जो है वो इन मामलों से निपटती है, क्योंकि अगर इकदाम अभी तो बेहतर है, वरना वाकई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। सलमान हसन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।